Hello everyone, welcome to jssc PGT Commerce preparation classes. Happy रक्षाबंधन to everyone. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. इसमें हमें देखना है, रिवीजन है. सो आई विल बी क्विक. अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए तो आप लोग जा करके वीडियोस देख लीजिएगा. फर्स्ट वन इज अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ नेशनलाइजेशन, रीजनल रूरल बैंक, टंडन कमेटी, कोर कमेटी, असेसमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, Indian capital market, financial institutions like ICICI, IFCI, IRCI, investment policies like LIC and UTI, and present state of stock exchange. So let us see these topics one by one. Let us start with हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम. सो ये 3 फेज में डिवाइडेड है. फर्स्ट वाला में था प्रेसिडेंशियल बैंक या फिर एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया बोलते. इसमें 3 बैंक्स आता है, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843. ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं या फिर एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया. इसके बाद स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई इन द ईयर 1935. इसके बाद फेज 2 आया था जिसमें 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड. इंडिपेंडेंस डे के बाद एम्पेरिकल बैंक वाज नेशनलाइज्ड एज एसबीआई एक्ट 1955. जुलाई 19 में 1969 में 14 बैंक्स में नेशनलाइज्ड. आरआरबी भी हुआ था 1975 में. और 1980 में 6 बैंक्स विद डिपॉजिट ओवर 200 crores हुए नेशनलाइज्ड. इसके बाद आया था सेकेंड फेज से 1991. बैंक व स्टेट ओन्ड. इसमें नरसिम्हा राव कमेटी के अंदर ये आया था बैंकिंग लिबरलाइजेशन प्रैक्टिसेस, जहाँ पे 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विथ पीएनबी. और यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक जो पहले 20 था वो रिड्यूस होकर के 19 हो गया था. So these are the list of 19 nationalized bank and 7 subsidiaries bank. So here is a question. The number of banks that were nationalized in 1969 was 14 and 1980 was 6. Now achievements of nationalization. ये achievements है. First है minimizing bank regional imbalance जो था वो आफ्टर नेशनलाइजेशन ये रिड्यूस हो गया था. बैंक ब्रांचेस एक्सपैंड हो गए थे स्पेशली इन रूरल एरियाज विद गिव टू कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोली. इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड हो गया था. प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया था. बैंकिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए नेशनलाइजेशन हुआ था. इट प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग 5-year प्लान. बेटर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारा मेन एग्रीकल्चर सेक्टर था तो इस पर उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी और प्रोवाइड किया था. एंड लास्टली यूजिंग बैंक एज अ टूल फॉर सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर के लिए बैंक का ज़्यादा यूज़ होने लगा. नाउ लेट्स सी फेलियर. फर्स्ट वन इज़ टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज. जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज था उसको कम करने में बैंक नेशनलाइजेशन फेल हो गया. सेकेंड, जो प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इनसफिशिएंट हेल्प, वो लोग ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट इज़ जो रूरल एरियाज़ था उसमें भी इनएडिक्वेट फैसिलिटी था. तो ये सारा चीज़ से रीजनल इम्बैलेंस हुआ. इनसफिशिएंट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो प्रॉफिट भी हमारा कम होने लगा. लो एफिशिएंसी क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड रेड टैपिज्म था. एंड लास्ट वन इज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था वो इंक्रीज होने लगा. सो दीज आर द फेलियर ऑफ नेशनलाइजेशन. सो हियर इज अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन. का अचीवमेंट नहीं है. रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन, ये रॉन्ग है. इंक्रीज हो गया, रिड्यूस नहीं हुआ. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन. Financial accommodation to neglected society of the neglected section of the society ये है. Availability of adequate resources for implementing 5-year plan है. and expansion of bank branches भी है. ये सारा achievements है except first one. Next question, which of these is not a presidency bank. कौन सा नहीं है? बैंक ऑफ बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, उड़ीसा will be the wrong answer. प्रेसिडेंसी बैंक्स वो नेशनलाइज्ड अंडर या फिर एज. प्रेसिडेंसी बैंक इसके अंदर नेशनलाइज हुआ था एज
SBI Act 1955. RRB was enacted in 1975. What was SBI called before it was created through SBI Act? SBI Act से पहले से हम बोलते थे Empirical Bank of India. नेक्स्ट विल सी स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम. आरबीआई के अंदर दो बैंक आता है बच्चे, शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक. शेड्यूल बैंक में आता है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव में आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. नॉन शेड्यूल में आता है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक एक जो इंडिया में है, एक फॉरेन वाला. इंडिया में दो है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के अंदर तीन आता है, SBI, RRB एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक. So first one is schedule bank. Schedule bank is registered in second schedule of RBI 1934. इसमें होता है कैपिटल एंड रिजर्व जो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अबव 5 लाख है शेड्यूल बैंक. 5 लाख के नीचे डैट इज नॉन शेड्यूल बैंक. नॉन शेड्यूल बैंक डिफाइन किया क्लॉज C ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. These are not governed by RBI Act and they receive no benefit from RBI. So शेड्यूल बैंक इसके अंदर सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI 1934 और इसमें रिजर्व एंड कैपिटल होता है नॉट लेस देन 5 लाख. 5 लाख के ऊपर. नॉन शेड्यूल में 5 लाख से कम तक होता है, 5 लाख तक, एंड इट इज़ डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड इज गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड credit facilities to farmers, salaried employees or small scale industrial workers. Funds are obtained from own fund आता है, डिपॉजिट से आता है और लोन से आता है. नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जैसे नाम बोल रहा है, कमर्शियल बैंक इज़ फॉर कमर्शियल पर्पस. सो ये ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए होता है. इसमें दो टाइप का होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक बैंक में होता है मेजॉरिटी होल्डिंग इज़ विद गवर्नमेंट. इट इंक्लूड्स SBI, RRB एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक. प्राइवेट में होता है आफ्टर नेशनलाइजेशन नो बैंक्स आर सेटअप. सो प्राइवेट अपना पैसा खुद करते हैं, गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है. सो फर्स्ट बैंक टू amalgamate with was Global Trust Bank was the first bank to amalgamate with Oriental Bank of Commerce. HDFC is the first bank to receive in principle approval from RBI to set up a private bank. ठीक है, फर्स्ट जो मर्ज हुआ था GTI with Oriental Bank of Commerce और दूसरा जो HDFC बैंक फर्स्ट एक प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था फ्रॉम RBI टू सेटअप प्राइवेट बैंक. नेक्स्ट वन इज रीजनल रूरल बैंक. सेटअप हुआ था 1975 में. इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसका प्रपोर्शन डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50, स्पॉन्सर बैंक का 35 एंड स्टेट गवर्नमेंट का 15 शेयर्स. इट इज़ गवर्न्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो भी पावर ऑफ इंस्पेक्शन इट इज वेस्टेड विद NABARD. So now let's see few questions. The equity of RRBI is held with, अभी देखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक. सेंट्रल गवर्नमेंट का 50, स्टेट गवर्नमेंट का 15 एंड स्पॉन्सर बैंक का 35. Schedule bank are those banks which are listed in second schedule of RBI Act 1934. Non-scheduled banks are Banking Regulation Act in 1949 के अंदर है non-scheduled banks. Cooperative banks are registered under Cooperative Societies Act. Dash was the first private bank to merge with Oriental Bank of Commerce, GTB, Global Trust Bank. Who is responsible for inspection of RRBs? Central Bank, RBI, State Bank, NABARD. The answer is NABARD. When was RRB established? RBI was established in the year 1975.
प्रेसिडेंसी बैंक इंक्लूड कौन कौन सा है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। द इक्विटी ऑफ आरआरबी डिवाइडेड विथ स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक का कितना है? 35। विच इज़ द फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया? फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कौन सा है? प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथम मीन्स फर्स्ट, सो प्रथमा ग्रामीण बैंक इज द फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट टॉपिक इज टंडन कमेटी एंड कोर कमेटी। टंडन कमेटी वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएल टंडन। ये क्यों किए थे? डेफिशिएंसी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो लिमिट करता है मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस, कितना फाइनेंस है बैंक हमें ग्रांट कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर फ्यू रिकमेंडेशन। फर्स्ट है 15 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल। ये सारे एक्सक्लूड करके जो बाकी इंडस्ट्रीज है उसके लिए ये सारा है। बोरोविंग होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, उन्होंने 3 मेथड सजेस्ट किया था। 3 मेथड से अकॉर्डिंग ही आपको वर्किंग कैपिटल मैक्सिमम मिलेगा। फर्स्ट वन इज 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। मेथड 2 75% of CA minus other current liabilities, and third one is 75% of CA minus core current assets minus other current liabilities. Next one is style of lending. Cash credit limit should be bifurcated into 2 components. 2 components में करना चाहिए, एक है टर्म लोन जो लमसम में और दूसरा है डिमांड कैश क्रेडिट जो हम शॉर्ट टर्म लेते हैं और लॉन्ग टर्म लेते हैं. So according to Tandon Committee, it should be bifurcated. Now let's see core committee. Core committee was constituted by RBI in 1979 under chairmanship of KB Core. So ये बताते हैं जो गैप है. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को चाहिए 50 लाख बोरो किया बैंक से एंड ये 30 लाख यूटिलाइज करें, सो ये जो लॉस हो रहा है 20 लाख का उसको ये रिव्यू करते हैं कि बैंक से जितना भी लोन ले रहा है वो कंपनी यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो दे आर फ्यू रिकमेंडेशन ऑफ कोर कमेटी. फर्स्ट है जो मैक्सिमम बैंक परमिशेबल फाइनेंस लिमिट करती है उसमें टंडन कमेटी का सेकंड वाले मेथड यूज़ करती है, इन विच द मिनिमम करंट रेशियो इज़ इन द पोर्शन ऑफ 1.33:1. मेथड 2 है 75% ऑफ करंट एसेट्स ब्रैकेट में माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज़. सेकेंड है जो पीक सीज़न और नॉन पीक सीज़न के लिए सेपरेट क्रेडिट लिमिट है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी का इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोइंग होता है, पीक सीज़न आता है, तो इसके टाइम में कंपनी अलग अलग क्रेडिट लिमिट ले सकती है. अगर कंपनी लोन ले रही है 10 लाख का तो 1 ईयर के अंदर रिव्यू होना चाहिए, एंड इफ़ इट इज़ टेकिंग लोन एक्सीडिंग 50 लाख एंड अबव देन क्वार्टरली स्टेटमेंट का रिव्यू होना चाहिए. नेक्स्ट इज पेनल्टी. जो भी डिफ़ॉल्टर है पेनल्टी ऑफ 1% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. अगर दे डू नॉट पे तो परमानेंट फ्रोजन या फिर ब्लॉक किया जा सकता है. नेक्स्ट इज टू डिस्करेज सैंक्शन ऑफ टेम्परेरी लिमिट्स को डिस्करेज करने के लिए बैंक चार्ज लेती है 1%, और इसमें इट शुड नॉट बाइफर्केट कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड लोन और कैश क्रेडिट कॉम्पोनेंट्स लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू कोर कमेटी ये 2 सेपरेट कैश क्रेडिट में बाइफर्केट नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड बी 1. ठीक है, टंडन कमेटी में ये अलग अलग होना चाहिए, वेराज इन कोर कमेटी में ये एक ही होना चाहिए. नेक्स्ट इज बैंक शुड टेक स्टेप्स टू कन्वर्ट कैश क्रेडिट लिमिट्स टू बिल लिमिट्स. इससे हमारा फाइनेंसिंग सेल्स का प्रमोट होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस. Which of the following is an important recommendation of core committee? का recommendation क्या है? Norms for inventories and receivables covering 15 major industry. किसका? टंडन कमेटी का. Fixation of separate limit by bank for peak and non-peak season. ये correct answer है. Leading norms of banking, leading industries covering 3 method of calculating मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस में टंडन कमेटी का है.
Submission of operating plan for ensuring year by borrower to indicate likely demand for credit भी नहीं होगा. So option 2. Next question, following are the recommendation of core committee except. कौन सा नहीं है? For calculating maximum bank permissible limit method, one of tandon committee is recommended. ये wrong है. Method 2 यूज़ करते हैं. सेपरेट क्रेडिट फॉर पीक एंड नॉन पीक सीजन है. डिस्करेज सैंक्शन करते हैं 1% इंटरेस्ट लेकर के. एंड शुड नॉट बाइफरकेट कैश क्रेडिट अकाउंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेशन ऑफ टेंडेंट कमिटी डज नॉट इंक्लूड. कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? 15 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल्स, WIP, finished goods and receivable, suggest 3 methods of working capital. Cash credit limit should not be bifurcated into 2 components. ये wrong होगा. According to tandon committee, cash credit limit should be bifurcated into 2 components. Submission of quarterly report है. So option C. Here are few points to remember in tandon committee and core committee. Tandon committee was according to PL Tandon, core committee KB core. यहाँ पे norms of 15 इंडस्ट्रीज था. वर्किंग कैपिटल में 3 मेथड्स यूज़ किया गया है, वेराज कोर कमेटी में बस मेथड 2 यूज़ किया गया है. अकॉर्डिंग टू टंडन कमेटी, कैश क्रेडिट लिमिट शुड बी बाइफरकेटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स एंड इन कोर कमेटी इट शुड नॉट बी बाइफरकेटेड इनटू कैश क्रेडिट कंपोनेंट्स. क्वार्टरली रिपोर्ट दोनों होता है एंड इन कोर कमेटी 1% इंटरेस्ट चार्ज होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक करता है ताकि उनका जो मनी है वो कंट्रोल में रहे. सो RBI इज़ वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. तो जैसे हम लोग देखे थे 2 टाइप्स में होता है, क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में आता है बैंक रेट, जो अब इट इज़ नो लॉन्गर एन इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, जिसके अंदर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आता है. इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. क्वालिटेटिव में आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुवेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट एक्शन. So here is a question, which of the following contain correct set of qualitative instrument of money monetary policy. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन सा? रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, ये सारा क्वांटिटेटिव है. रैशनिंग क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सारा क्वालिटेटिव है. SLR, SCRR, SRR, ये सारा क्वालिटेटिव है एंड दिस इज ऑल्सो क्वालिटेटिव. Next question, which of the following is no longer used by RBI as an instrument in monetary control? कौन सा अब no longer use में है? The answer is bank rate. Next question, the primary aim of RBI monetary policy is to maintain primary purpose देखे थे, which is price stability. अब इसे एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ बैंक रेट. बैंक रेट ये मिनिमम लेंडिंग रेट होता है जो RBI अदर कमर्शियल बैंक्स को देती है. इसमें क्या देती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. सो इन्फ्लेशन के टाइम जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो है तब RBI बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है सो दैट कमर्शियल बैंक कैन बोरो लेस फ्रॉम RBI. इससे होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट. वैसे डिप्रेशन के टाइम में बैंक लोवर्स इट्स रेट सो दैट कमर्शियल बैंक अब ज़्यादा मनी बोरो कर सकती है RBI के साथ सो दैट क्रेडिट कैन एक्सपैंड इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट वन इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक. सो जब प्राइस राइज होता है तो द गवर्नमेंट नीड्स टू सेल सिक्योरिटीज़, और वेराज जब रिसेशन के टाइम में RBI बाइज सिक्योरिटी सो दैट लेंडिंग इंक्रीज़ हो सके. लेंडिंग इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगा. फाइन. प्राइस राइज हो जाता है तो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है. कंट्रोल कैसे करेंगे? RBI सेल सिक्योरिटीज़ कर देता है. और रिसेशन के टाइम में जब अगर प्राइस कम है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई कर लेता है सो दैट मोर मनी कैन फ्लो इन द मार्केट. नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी.
ये एक मॉनेटरी टूल होता है जिसमें बैंकिंग सिस्टम इंजेक्ट करती है या फिर ऑब्जर्व कर देती है लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। इंजेक्ट मतलब और पैसा डाल देती है, ऑब्जर्व मतलब एक्स्ट्रा पैसा है तो वो ले लेती है। तो इसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज़ द रेट इन विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई। कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करती है, वो रेपो रेट है। और इसका अपोजिट अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। The current reverse repo rate is 3.35%. Next one is change in reserve ratio. CRR and SLR ये दो डिपॉजिट रहता है जिससे हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट रखना रहता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। सो CRR कैश रिजर्व रेशियो is the share of bank's total deposit including net demand and time liability जो ये आरबीआई के साथ रखते हैं in the form of reserve। तो अगर higher the CRR, lower is the liquidity in order to reduce flow of money। higher cash credit ratio, अगर हमें परसेंटेज जो हम आरबीआई के साथ रख रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है तो ये बैंक ज़्यादा करती है ताकि लिक्विडिटी कम हो, फ्लो ऑफ मनी इन सर्कुलेशन में कम हो। वेराज अगर आरबीआई बोलेगी सीआरआर कम, हम लोग पहले 50% रखते थे अब सिर्फ 10% रखना है, तो 10% रखना है तो लिक्विडिटी अब हायर रहेगा, इससे कमर्शियल बैंक के पास और ज़्यादा पैसा रहेगा, लोन इंक्रीज कर सकती है। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर सीआरआर हाई है तो लिक्विडिटी लो है और अगर सीआरआर लो है तो लिक्विडिटी हाई है। For CRR purpose, net demand, time liability should not include interterm बैंक डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। CRR is to be maintained as an average over entire fortnight में हमें CRR मेंटेन करना पड़ता है और रिपोर्टिंग फ्राइडे और फोर्थनाइट 14 डेज से काउंट करते हैं। फोर्थनाइट हर 14 दिन के बाद आता है, which is to be maintained in CRR। CRR NDTL इंटर टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करता है, whereas SLR में हम इंटर टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिफर्स टू लिक्विड एसेट्स जो कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई के साथ रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, लिक्विड कैश या अदर्स में। करंट SLR है 14%। All liabilities, interbank and assets are to be maintained included in SLR. SLR has to be maintained on all days of relevant fortnight. पेनल्टी चार्ज होता है बैंक रेट प्लस 3%। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही है, जो NDTL में जो इंटर टर्म बैंक डिपॉजिट्स और बोरोविंग लाइबिलिटीज़ होता है, मैच्योरिटीज़ विच आर फॉर 15 डेज एंड अबव अप टू 1 ईयर, ये CRR में हम लोग इंक्लूड नहीं करते, वेराज SLR में हम ये इंक्लूड करते हैं इंटर टर्म बैंक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक प्रोविज़न जो आरबीआई के थ्रू है, इसमें ये इमरजेंसी के टाइम यूज़ होता है। अगर इंटर बैंक लिक्विडिटी कम्प्लीटली ड्राइज अप, हमें रातों रात पैसा चाहिए, तो इसके लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आता है, क्योंकि ये तुरंत हमें पैसा प्रोवाइड कर रही है तो ये रेपो रेट से भी ज़्यादा हाई रेट्स में रहते हैं। ठीक है, सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी के टाइम होता है, लास्ट कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई से और पैसा ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव में आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट एक्शन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है एक सर्टेन परसेंटेज बैंक बोलती है कि आपको लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक बोलेगी कि एटलीस्ट 5 लाख आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का 5 लाख विल प्रोवाइड। सो इससे गवर्नमेंट प्रमोट करती है कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर प्रमोट करना है तो उसमें अगर आपको लोन चाहिए 10 लाख का, तो कंपनी नहीं बोलेगी कि 5 लाख, कंपनी विल ठीक है आप 1 ही लाख लेकर के आओ एंड बाकी के 9 लाख विल प्रोवाइड। सो दिस इज़ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद जो भी बैलेंस घट रहा है दैट वी विल प्रोवाइड। नेक्स्ट वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट।
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट आरबीआई करती है सो दैट एक क्रेडिट लिमिट सेट कर सके कि कोई भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सके. फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड अनियन इंडस्ट्री इन स्पाइट ऑफ बीइंग एलिजिबल वो लोग होर्डिंग करेंगे, ब्लैक में बेचेंगे, स्टॉक एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए उन्हें लोन नहीं दिया जाता है. दिस इज़ नोन एज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. या इसका मतलब होता है कि दैट आरबीआई सेट्स द क्रेडिट लिमिट फॉर कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक को इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे. नेक्स्ट वन इज़ मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन मतलब सजेशन प्रोवाइड करना, सजेशन, रिकमेंडेशन, ऑर्डर कमर्शियल बैंक को रिगार्डिंग लोन सप्लाई फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए. ठीक है, मॉरल सुएशन मतलब रिकमेंड, ऑर्डर या फिर सजेशन प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक को. एंड डायरेक्ट एक्शन की कोई भी अगर रॉन्ग हो रहा है या तो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहा है, इसके लिए आरबीआई कैन टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट एक्शन. So here are a few questions. If RBI reduces CRR, what will happen to credit creation? अगर RBI CRR को reduce करेगी तो क्या होता है, इसका ये रिवर्स था ना. सो नो इम्पैक्ट नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा. अगर CRR reduce हो रहा है सो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा. क्वेश्चन 4, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR एंड SLR इज टू इंश्योर. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, liquidity position of the bank, financial position, profit position, loss position. क्या है, liquidity position of the bank. Question 5, the rate at which RBI borrows money from other bank. RBI borrow money करते from other bank, that is known as reverse repo rate. और अगर other bank RBI से borrow करते that is repo rate. What is repo rate? Repo rate, the rate at which RBI lends money to state government, no. The rate at which international aids, no. The rate at which RBI lends money to bank in case of short maturity. Option C. Which of the following is not true about liquidity adjustment facility by RBI? It is unsecured lending. Unsecured नहीं है, ये secured lending है. The repo rate under LF is fixed and changed by RBI. करेक्ट है. ऑब्जेक्टिव ऑफ LF होता है इंजेक्ट या फिर एब्जॉर्व लिक्विडिटी into the system. It is extended by RBI to schedule commercial bank excluding RRBs and primary dealers. Option A is wrong. What is CRR? The fraction of deposit that commercial bank lends to customer. नहीं. The fraction of deposit that RBI must keep with commercial bank. No. The fraction of deposit that commercial bank must keep with RBI. Question 9. Which of the following is no longer used by RBI as an instrument of monetary control? कौन सा नहीं है, बैंक रेट. Which of these is false? SLR is to be maintained on all days of entire fortnight. SLR हम लोग सारा दिन मेंटेन करते हैं, entire fortnight. CRR हम लोग एवरेज ऑफ एंटायर फोर्टनाइट मेंटेन करते हैं, जो हम लोग देखे थे 14 डेज. इंटर टर्म बैंक डिपॉजिट मैच्योरिटीज ऑफ 15 डेज एंड अबव अप टू 1 ईयर आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट डिमांड एंड टाइमलाइन. इज करेक्ट है. इंटर टर्म डिपॉजिट टर्म बोरोविंग लाइबिलिटी ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ 15 डेज एंड अबव अप टू 1 ईयर आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ SLR. SLR में इंक्लूड करते हैं, CRR में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो ऑप्शन डी. प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ. प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन किसका है, डायरेक्ट एक्शन का. मॉरल सुएशन में क्या करते हैं, ऑर्डर सजेशन देते हैं. मार्जिनल रिक्वायरमेंट में हमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी हमारे पास होना चाहिए, तभी लोन ले सकते हैं. एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हम या तो इंजेक्ट या फिर ऑब्जर्व मनी करते हैं फ्रॉम द मार्केट. इट इज़ अ प्रोविजन मेड बाय RBI थ्रू विच कमर्शियल बैंक कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट. इफ़ इंटर टर्म डिपॉजिट कम्प्लीटली ड्राइज अप, तब हम RBI से लोन लें तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइसेस, the RBI dash securities in order to decrease the lending capacity. इन्फ्लेशन के टाइम जब प्राइस राइज होता है तो RBI क्या करती है, सेल इट्स सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टाइम ऑफ रिसेशन द RBI बाइज सिक्योरिटी इन द मार्केट इन ऑर्डर टू. बाई क्यों करती है, इन ऑर्डर
to increase the investment. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्केट. मार्केट दो टाइप्स के होते हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट में आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, वेरएज कैपिटल मार्केट में आता है सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट. सो फर्स्ट लेट्स सी मनी मार्केट. मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड लेंडिंग चलता है दैट इज नोन एज मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आता है कमर्शियल बैंक, आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड, ये सारा ऑर्गेनाइज्ड है. इंडिजीनियस बैंकर्स एंड अदर मनी लेंडर्स ये अनऑर्गेनाइज्ड है. नेक्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योरिटी ऑफ मोर देन वन रहता है ये होता है कैपिटल मार्केट में. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. प्राइमरी में होता है सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. इट डील्स विद इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स. ठीक है, रिटेल मार्केट, और यहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है प्राइमरी मार्केट में. सो प्राइमरी मार्केट बेसिकली डील्स विद सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ रहता है विच आर लिस्टेड, ये सेकेंडरी मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं. So here is the difference between secondary market and primary market. Primary market में new securities are issued by the company और secondary market में existing securities are traded. Money market में direct transaction involve होता है, मेरा secondary market में there is no direct involvement. Securities are offered to public for subscription for the purpose of raising capital, या फिर फंड रेज करने के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन इशू करते हैं पब्लिक में. वेराज इन सेकेंडरी मार्केट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी ट्रेडिंग चल रहा है उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं. नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड एडिशनल कैपिटल टू इशूअर कंपनी, वेराज सेकेंडरी मार्केट में कोई एडिशनल कैपिटल जनरेट नहीं होता है. नाउ विल सी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. टी बिल्स. ट्रेड बिल्स क्या होता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. ये इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसलिए ये सबसे सेफेस्ट मनी होता है. सो ये दोनों प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट में सर्कुलेट करता है. इसका मेच्योरिटी आता है विद इन 3 months, 6 months एंड 1 year. मिनिमम अवेलेबल अमाउंट रहता है 25,000. सो दी सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज टी बिल्स एट लेस प्राइस देन फेस वैल्यू. से लेस प्राइस में ये इशू करते हैं और जो डिफरेंस बिटवीन हम लोग प्राइस में बाई करते हैं और जिसमें सेल करते हैं उससे बोलते हैं इंटरेस्ट अर्नड. सो गवर्नमेंट 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, 91 days, 182 days एंड 364 days का टी बिल्स. तो जैसे प्रॉमिसरी नोट में हम लोग लिख करके देते हैं आई विल पे यू सो एंड सो अमाउंट, उसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी जो बेरर रहता है उसके पास अथॉरिटी रहता है टू रिसीव द इंटरेस्ट. दिस इज सिमिलर टू बैंक टर्म डिपॉजिट. इसका टेन्योर आता है 3 months to 5 years. द रिटर्न ऑन कैश सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ हायर देन टी बिल्स. ठीक है, बट इसका रिस्क बहुत हाई रहता है. टी बिल्स का रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि ये सबसे लेस प्राइस से मिलता है, वेरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये हाई रहता है. नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्काउंटेड वैल्यू में मिलता है. इसका मैच्योरिटी पीरियड आता है 1 day to 270 days. नेक्स्ट वन इज कॉल मनी या फिर टर्म मनी या फिर नोटिस बोलते हैं. ये एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है इन टर्म ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड. कॉल मनी होता है फॉर 1 day, नोटिस मनी होता है 1 to 14 days एंड टर्म मनी होता है फॉर 14 days. ठीक है, कॉल मनी 1 day, नोटिस मनी 1 to 14 days एंड टर्म मनी 14 days. नाउ क्वेश्चंस. Instruments with maturity of more than 1 year is called as more than 1 year capital market. Less than 1 year money market. Dash refers to market where existing securities are traded. Existing securities secondary market. New securities primary market. Type of T-bill does not include 91 days, 364 days, 182 days. 81 days will be wrong answer. The holder of which instrument are members of company and have voting right. Voting right किसके पास है? Equity share holders. Next match the following. COD किसके लिए? COD 3 months to 5 years.
Debentures long period, T-bills 91 days, 182 days, 364 days, and commercial paper is 1 to 270 days. Treasury bill is basically an instrument to borrow short-term funds. Dash is also known as zero coupon bonds, T-bills. Which of the following is a short-term unsecured promissory note? The answer is commercial paper. Now we class topic देख लेते हैं working and functioning of financial institution. Question first, which bank is wholly owned by IDBI? Wholly owned by IDBI कौन सा है? SIDBI. IDBI was established in the year 1964 to provide assistance किसको provide करता है? To industrial sector. So Industrial Development Bank of India एक private sector bank है which provide financial and banking services. It was established in 1964 और ये industrial sectors को assistance provide करता है. SIDBI is wholly owned by IDBI. IFCI was established on. IFCI का full form है Industrial Finance Corporation of India. It was established on 1st July 1948. IRCI was established with the purpose of. IRCI क्या है? Industrial Reconstruction Corporation of India. ये क्यों हुआ था? To grant loan to medium and small industry. No. Rehabilitation of sick units who are prone to face closure. जो बंद होने की कगार में उसको हेल्प करता था. It provide guarantee to supplier of equipment of foreign loaners. नहीं. Guaranteeing of deferred payment ये भी नहीं. So IRCI was established on April 1971 under control of RBI and central government और इसका objective था to provide rehabilitation to sick units जो who are likely to face closure. Which of the following is not true regarding investment policy of mutual fund? Units में invest करते हैं. They can participate in repo transaction in corporate debt securities rated BB and below. This is wrong. Investment in unrated debt securities permitted है अगर AMC Assets Management Committee approval कर दे, ये भी ठीक है. Investment in ADR and GDR is permitted. So option B. Next is trades in securities listed on Stock Exchange of India as settled within T+1 रोलिंग डेज. पहले T+2 था, 2 दिन के अंदर सेटलमेंट होता था, बट अब 1 दिन के अंदर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ IFCI का फंक्शन नहीं है. ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है. गारंटिंग लोन रेज्ड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न इन कैपिटल मार्केट बोथ इन रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसी भी है. सब्सक्राइबिंग एंड अंडरराइटिंग द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये भी है. रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स नहीं होगा, ये है IRCI का. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. क्वीन कौन सा है? RBI. हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक इज फुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ किसका है? RBI. Dash is the first development finance institution of India. Finance institution is so finance आना चाहिए, which is Industrial Finance Corporation of India, IFCI. UTI was established in UTI Unit Trust of India कौन से ईयर में established हुआ था? 1963. Unit Trust of India was established in 1963 by Act of Parliament. सेटअप हुआ था RBI के द्वारा. फर्स्ट स्कीम था यूनिट स्कीम in 1964 एंड म्यूचुअल फंड was सेटअप. फर्स्ट हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. Then SBI was the first non-UTI mutual fund establishment. इसका ऑब्जेक्टिव है to encourage and pool the investment of
मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए बना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टू इनेबल देम टू शेयर द बेनिफिट्स एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कौन से मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप भी शेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीआई। यूटीआई का ऑब्जेक्टिव अभी देखे थे, टू मोबिलाइज सेविंग ऑफ हाई इनकम नहीं है, सेविंग ऑफ लो एंड हाई इनकम नहीं है, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट्स नहीं है, सेविंग ऑफ लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव कौन सा है। टू मैक्सिमाइज द मोबिलिटी ऑफ पीपल सेविंग नहीं, टू एक्यूमुलेट एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, जितना प्रॉफिट हो सके नहीं, टू कंडक्ट बिजनेस इकोनॉमिकली, सारे जगह से इकोनॉमिकली बिजनेस कंडक्ट हो नहीं, टू ब्रिंग अ फेयर रिटर्न टू पॉलिसी होल्डर, जो भी पॉलिसी होल्डर्स है उसको फेयर रिटर्न मिल सके। So this was the last question. I hope you're studying well. So that's all. Thank you.